रिवाइज करवाएगा कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। बिल्कुल याद आ गया। और किसी बच्चे का नाम भी मैंने दिया था मैम आकाश का। मैम आज आकाश ज्वाइन का। नहीं हुआ मैम, जिसका नाम लिया था। आकाश आया है आज? नो मैम, अब्सेंट है। चलो फिर आज हम अविनाश से सुन लेते हैं। ऐसी क्या बात है? अविनाश जरा रिकैप करो लास्ट क्लास का। क्वेश्चन तो तेरे से नहीं सॉल्व हुए मुझे पता है, अब रिकैप कर। मैम हमने किया था, स्टार्टिंग में किया हमने, मतलब बोलो। केमिकल काइनेमेटिक्स क्या होती है, फिर रेट ऑफ क्या किया? रिएक्शन, हाँ फिर रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन किए मैम सोल्व। थोड़ा सा बताओ अपने फ्रेंड्स को रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को बताओ बेटे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैम एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैम, किसी और को बोलो मैम। हाँ तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने थे? हैंस प्रूव्ड की पढ़ता नहीं है ये बच्चा। नहीं मतलब मैम एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना, किसी और को बोल दो। सिमरन चलो आप करो। मैम इट इज द स्पीड और वेलोसिटी विद व्हिच रिएक्शन गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या होता है शुभम? रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है? मैम ए शुभम। प्लस बी। मैम मैम रिएक्शन के लिए होता है -1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन चेंज इन टाइम। शाबाश। सिमरन का हो गया और आकाश का हो गया। राधिका तो आई नहीं थी लास्ट क्लास में, इसको छोड़ देते हैं। डिम्पल। डिम्पल एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एवरेज एक्यूरेट नहीं होता, इंस्टेंटेनियस पूरा एक्यूरेट होता है। ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस को लिखने के ढंग में क्या चेंज होता है, मतलब क्या आता है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या आता है? डेल्टा डी। लास्ट क्वेश्चन। सीमा। सीमा विश्वास। सीमा जी विश्वास हमें आप पे पूरा है कि आप हमें बताओगे कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होता है। चलो। मैम मोल पर लीटर पर सेकंड। शाबाश। मोल पर लीटर पर सेकंड को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोलैरिटी पर सेकंड। शाबाश। मोलैरिटी की जगह पे और क्या आ सकता है? यस नॉर्मेलिटी पर सेकंड आ जा सकता है। ग्राम पर लीटर पर सेकंड आ सकता है। यस मैम। ग्राम और इक्विवेलेंट हाँ ग्राम पर इक्विवेलेंट सेकंड। पर लीटर पर सेकंड आ सकता है। एटमॉस्फेयर पर सेकंड आ सकता है। टॉर पर सेकंड। गुड गुड गुड। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी दिया था जिससे मॉलिक्यूलरिटी खोजी थी, याद है ना सब बच्चों को? किया था आपकी क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन के नहीं किया था? तो मैम पिछली क्लास नो में मैम। हाँ वो नीट में किया था। चलो मैं बट प्लस 1 लेके चलो ठीक है, म्यूट रहो सभी। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने मॉड्यूल नहीं भेजे हैं, मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। आकाश अब आया देखो। आकाश क्वेश्चंस भेजे हैं बेटे। मैम लेट हो गए तुम, हमने तुमसे रिकैप्चुलेशन करवाना था। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of reactant
raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of reactants. जैसे मेरे पास अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, लास्ट क्लास में भी हमने उसका रेट एक्सप्रेशन दिया था, अब इस क्वेश्चन में भी हमने इसका रेट एक्सप्रेशन दिखना है। और ये रेट आपका जो एक्सप्रेशन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से है। किसी भी रिएक्शन का रेट या स्पीड सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, और रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है वो होती है आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दिस ए एंड द बी। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम के लगाएंगे, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो यहाँ पे आपको पता ही है ए एंड बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और यहाँ पे ये जो के होता है ना, के को हम बोलते हैं बेटे रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। अब इस रिएक्शन में अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन और कंसंट्रेशन ऑफ बी को यूनिटी ले लूँ, 1 ले लूँ, तब आपके पास रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तब आपके पास रेट आ जाएगा के 1 की पावर ए 1 की पावर बी, जो कि 1 नहीं होता है, तो के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो किसके बराबर होता है, रेट के। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू rate of the reaction when को दोबारा डाल देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। rate of the reaction when concentration of the reactants approaches to unity, अप्रोचेस टू यूनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर ही होता है जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या करते हैं, यूनिटी करते हैं। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है। इसका हमें फायदा क्या है, ये हमने लॉ क्यों लिखा है, लॉ इसलिए लिखा है कि जो आपका रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा था ना, स्लाइड शो करना, तो जो हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा था ना, रेट एक्सप्रेशन से हम एक टर्म निकाल सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन से हम जो रेट की पावर्स है ना उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो इसमें हम ये जो ए और बी का सम है ना, सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है, molecularity of the reaction represent molecularity of the reaction represent the number of the species taking part in the reaction, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब रिएक्शन में कितनी स्पीशीज पार्ट ले रही हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज अ नंबर ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब क्वेश्चन में मॉलिक्यूलैरिटी की जो कैलकुलेशन है वो एक तरह से जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग लिखते हो उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऐड करके बन जाती है। तो इसको भी हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, बट ये रेट एक्सप्रेशन ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब हमारे पास एक और रेट एक्सप्रेशन आता है जो कि सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जिसका क्वेश्चन आता है, उसके लॉ का नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये मैं दोनों करा लूं फिर आपको कंपैरिजन से समझ आएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, it states that rate of the chemical reaction
rate of the chemical reaction is directly proportional to product of concentration of reactants with the concentration terms raised to the powers equal to, या equal to नहीं लिखेंगे, raised to the powers which actually influence the rate of reaction, which actually influence the rate of reaction. इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये आया कि अगर ये सेम रिएक्शन मैंने लिख लिया दोबारा और इस सेम रिएक्शन में मुझे रेट की कैलकुलेशन करनी है, तो रेट ऑफ द, पीछे वाली स्लाइड शो करना। थैंक यू मैम, हो गया। ठीक। तो बेटे इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा ना, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा, और जो कंसंट्रेशन की पावर है ना, उसे सीधा ये उठा के नहीं लिख देते स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो कंसंट्रेशन की पावर जो बनाते हैं वो एक्चुअली में डालते हैं हम एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट्स। मतलब रिएक्शन को जब लैब में परफॉर्म किया जाता है, आपको इसके क्वेश्चन भी एक्सपेरिमेंट से ही आएंगे। रिएक्शन को जब लैब में परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम देखा जाता है कि उस रिएक्शन में ए और बी की कितनी पावर पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। मतलब ए को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, उसको डबल करने से रेट 8 टाइम हो रहा है, उस हिसाब से उसकी पावर लगाई जाती है। ठीक है, मतलब रेट के डिटर्मिनेशन में ए की कितनी पावर आती है ना, ए के कितना करने से रेट क्या होता है। तो ये आपके पास होता है रेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पी एंड क्यू आते कहाँ से है, बस यही काम करवाता है 12th में। ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें जब पी एंड क्यू है ना, दीज आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड coefficients which actually influence the rate of reaction. Which actually influence the rate of reaction. जो rate of reaction को actually influence करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं P and Q। अब क्वेश्चन है कि मैम ये ए बी के बराबर होते हैं, कई बच्चे इसमें से पूछते हैं। P and Q में और may not be equal to A and B। ठीक है, ये A और B के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद भी P and Q की वैल्यू वही आती हो जो A and B की वैल्यू है, और ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू वो ना आती हो। ठीक है, तो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन दे मे और मे नॉट इक्वल टू A and B। तो these are the your P and Q। Now the next thing is, इसमें भी वो काम कर सकते हो कि अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को 1 ले लें, if no stoichiometric coefficient, sorry, concentration of reactant को यूनिटी ले लें। 1 तो तब लेंगे ना जब डिटरमिन करके आए। if the concentration of A and the concentration of B यूनिटी आता है, तब आपके पास रेट क्या आ जाएगा?
rate is directly proportional to वन की पावर p और 1 की पावर q, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू के ही आ जाएगा। तो यहाँ से फिर वही डेफिनेशन होगी कि रेट कांस्टेंट एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता, वो एक्चुअली में रेट ही होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अप्रोचेस टू यूनिटी। ठीक है, जब ये 1 के बराबर हो जाती है तब आपके पास ये यूनिटी ही नहीं हो रहा। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है बेटे? यस मैम। फिर तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें समझना चाहिए। Yes. फिर तो आकाश तुम्हें कुछ करना आकाश नहीं, अविनाश तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम तो क्लास से बहुत पीछे जा रहे हो बेटे। मैम अगर इक्वल नहीं होगी P and Q की वैल्यू तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ, वो मैं बताऊंगी बिल्कुल। पी एन क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो आगे आगे जब चलते चलोगे ना तो आपके पास आएगा। अभी के लिए बस आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि रेट इस तरीके से भी लिखा जाता है, एक तरीका ये है रेट लिखने का, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे। नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ अविनाश? या तो आप क्लास सुनते नहीं हो, देखो सब बच्चों ने तुम्हारे साथ ही सुना है, कॉन्सेंट्रेट करो बेटे, क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। या आप इस तरीके, मैंने किया अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इस थियोरी में चक्कर में मत पड़ो ना, थियोरी तो सिर्फ डेफिनेशन है, सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, मतलब ये लाइन है, बताओ इसमें क्या मुश्किल है? जो ए और बी की कंसंट्रेशन ले लेनी है और पावर जे ले लेनी है, कंसंट्रेशन को हटा के के लिख लेना है, और ए और बी के साम को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, इसमें क्या मुश्किल है? हमें तो नहीं पता लगा। नेक्स्ट में ए एंड बी नहीं आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया जाता है कि कितने कोफिशिएंट्स आते हैं जिसपे रिएक्शन का रेट डिटरमिन करता है, डिपेंड करता है, तो वो पी एंड क्यू होते हैं, बस बाकी तो सब वही है। अब इसमें ना ये जो पी एंड क्यू है इनके सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऑर्डर की कैलकुलेशन आती है। जैसे जैसे इसका कोई लॉ नहीं आएगा, इसकी कोई थ्योरी नहीं आएगी, जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आएगा, ये आएगा न्यूमेरिकल, जो हम इस पे बेस्ड करेंगे आगे, पर न्यूमेरिकल आने के लिए पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने 2 टर्म्स पढ़ी, ये आ सकता है सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी इट इज द sum of the powers of reactants which represent the stoichiometric coefficients, यही कराया ना, which represent the stoichiometric कोएफिशिएंट्स, है ना। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो थे उनकी पावर्स का सम कर दो तो वो मॉलिक्यूलरिटी होता है। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द sum of powers of reactants which are experimentally determined, तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देख के लगाने, and actually influences the rate of reaction,
दूसरी बात, it is obtained from the law of mass action. और यहाँ पे आएगा it is obtained from rate law expression. बिल्कुल सही. Three, it is hypothetical. हाइपोथेटिकल का मतलब है कि आप सोचो ना, कभी ऐसे थोड़ा हो सकता है 2 स्पीशीज 3 स्पीशीज से कंबाइन करें. जनरल में तो कितने सारे रिएक्टेंट होते हैं, एक्चुअली में मिलियन बिलियन रिएक्टेंट्स होते हैं जिनमें रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ये हाइपोथेटिकल नहीं है. फोर्थ, मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती. कभी सुना है ऐसे किसी को बोलते हुए कि किसी रिएक्शन में 0 स्पीशीज रिएक्ट करी? तो 0 स्पीशीज रिएक्ट करी तो इसका तो मतलब ये हो गया कि रिएक्शन में कुछ हुआ ही नहीं, है ना. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी 0 बेटा. लास्ट में प्रीवियस स्लाइड करना. एक मिनट बेटे, ये पॉइंट 2 लिख लो फिर अभी दिखा देते हैं. जो आपका दूसरा था ऑर्डर 0 हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट 2-3 पे प्रेजेंट है, किसी एक पे नहीं डिपेंड कर रही रिएक्शन की स्पीड. ऑर्डर कैन बी 0. फिफ्थ, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. ऐसे नहीं बोल सकते आधा 2.5 इतनी स्पीशीज रिएक्ट करी. कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये होल नंबर होती है हमेशा. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर आ सकता है फ्रैक्शनल. लीजिए, डन मैम. ओके. मैम 1 मिनट रुक जाओ. पिछली स्लाइड करनी है या ये वाली? ये वाली मैम. हो गया मैम. चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 लॉ कैसे होते हैं. आप थोड़ा सा इसको एग्जांपल की सेंस में ले लेते हैं. थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ. मॉलिक्यूलैरिटी कभी नहीं कैलकुलेट करनी आएगी पेपर में. हमेशा पेपर में कैलकुलेट करना आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. और ये टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रही हूँ. तो ये लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया तो नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आ गया तो लिख लेना. नहीं आ रहा है ना तो फिर नोट कर लेना कि फ्यूचर में कभी फिर पढ़ना पड़ जाए. अगर पहले ही आता है फिर जरूरत नहीं है. मान लो मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन था, ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में. अगर मैंने लिया एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 क्या होगा? ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये जिन बच्चों को पिछला समझ में नहीं आया उनके लिए करा रही हूँ. यहाँ पे रेट है. मान लो मैंने रिएक्टेंट लिया 1 और रेट भी 1 आ रहा था. यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. फिर मैंने इसको कर दिया डबल, रेट भी डबल हो गया. या सबसे पहले अगर मैंने इसको डबल किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 1 नहीं रहा. फिर मैंने इसको 3 टाइम्स कर दिया पहले से, तो ये भी 1 नहीं रहा.
मैंने बढ़ा के इसको n टाइम्स कर दिया पर ये 1 नहीं रहा। तो इस तरह के होते हैं एक्सपेरिमेंट। ये 1 का ABC 3 रीडिंग्स हैं। तो कोई मुझे बचा सकता है इससे क्या नॉलेज मिलती है इन एक्सपेरिमेंट से? एनीबडी इन द क्लास? बस उसकी रेट कांस्टेंट है। रेट, इससे ये नॉलेज मिलती है कि रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं। अगर मैं ए को चेंज कर ही जा रही हूँ, डबल, ये पहले डबल कर दिया मैंने, ये मैंने ट्रिपल कर दिया, ये मैंने n टाइम्स कर दिया, पर रेट तो सेम ही रहा। यस मैम। तो ए के चेंज करने पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये वाली जो 0 है इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। तुमने जहां पे जाके एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना है, तुमने तो डाटा से देखना है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर आ गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया? रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे देखो एक्सपेरिमेंट 2। ऐसे दिखेगा डाटा तुम्हें पेपर में। हाँ, 1 2 की जगह कुछ और वैल्यूज होंगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए है और प्रोडक्ट है। अगर मैंने रेट 1 कंसंट्रेशन 1 ली तो रेट भी 1 था। कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो रेट भी डबल हो गया। कंसंट्रेशन मैंने ट्रिपल कर दी, रेट भी ट्रिपल हो गया। कंसंट्रेशन मैंने पहले के गुना 4 गुना कर दी, रेट भी 4 गुना हो गया। कंसंट्रेशन मैंने n टाइम्स कर दी, रेट भी n टाइम्स हो गया, पहले के गुना। ठीक है ना? तो इसका मतलब है रेट कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मैं रेट को, कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और ये है रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं ले लेती हूँ एक्सपेरिमेंट 3। अगर ये 1 है, रेट भी 1 था, मैंने इसको 2 किया, ये 4 हो गया। मैंने 3 किया, ये 9 हो गया। मैंने 4 किया, ये 16 हो गया। मैंने n किया, ये n स्क्वायर हो गया। मतलब रेट जो भी मैं कर रही हूं उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। रेट इज इक्वल टू k इंटू ए, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। मतलब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर। और ये मैं एक्सपेरिमेंटली कर रही हूँ, अपने से नहीं लिख रही हूँ, वो वाले बात। एक्सपेरिमेंट 4। अगर कंसंट्रेशन 1 थी, रेट 1 था, 2 था, कंसंट्रेशन 8 हो गई, 3 है कंसंट्रेशन और रेट 27 हो गया। ये 4 आया तो 64 हो गया, 5 आया तो 125 हो गया, n आया तो n क्यूब हो गया। तो रेट किस पे डिपेंड करता है? ए की पावर 3। तो इसका मतलब है रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 3। तो इसके क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है? यस मैम। और पेपर में कैलकुलेशन ऑर्डर की आती है, मॉलिक्यूलरिटी कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कि रिएक्शन में ये रिएक्टेंट दिया, प्लस करके बताओ। वो तो बहुत आसान सी बात है, प्लस करके बताना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है के की यूनिट कैलकुलेट करनी है। के की यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करनी है। मैं एक के लिए करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख दूंगी। मान लो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है ना, बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है? मैं 1 के तो रेट किसके बराबर आ गया? के। के बहुत सीधी सी बात है कि यूनिट ऑफ रेट भी फिर किसके बराबर आ जाएगा? के यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए मैं इसको K0 लिख लेती हूँ। रेट का यूनिट तुम्हें आता ही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट रेट के बराबर होता है? कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है वो? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं जर्नल में बता देती हूँ आपको एक फार्मूला। Kn का अगर यूनिट कैलकुलेट करना है ना, तो आपके पास फार्मूला होता है मोल पर लीटर इन सारे की पावर 1 माइनस n और पर सेकेंड। अब इसमें n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। वैसे तो मैंने 0 ऑर्डर का निकाल दिया है, बट तुम n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1/4, n इज इक्वल टू 2/3, ये सब भर के मुझे यूनिट कैलकुलेट करके बताओ। 0 का निकालोगे तो K0 लिख दोगे, 1 का निकालोगे तो K1 लिख दोगे, 2 का निकालोगे तो K2। करके बताओ जल्दी। Yes, ma'am. गिविंग यू 2 और 3 मिनट्स, चलो करो। आकाश, जेई मेंस का पेपर हो रहा है और ऑफलाइन ही हो रहा है, बताओ आपके स्कूल में का क्या मतलब है? मैम मतलब स्कूल में होगा पेपर वही जेई मेंस का? हाँ, वो ऐसे होता है ना कि जैसे आपको सेंटर अलॉट होते हैं। अब इस जेई मेंस और नीट के पेपर में क्या डिफरेंस होता है कि जेई मेंस के पेपर आपको पता है ना काफी सारे डेज और काफी सारे शिफ्ट्स में होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड।
हाँ, तो अभी जैसे कल भी हुआ है, 25 को भी था, ऐसे करके जब पेपर होते हैं, शिफ्ट भी 2 होती हैं, 2 बार होता है ना मेंस का पेपर। यस तो मैम। ये वाला जो जून वाला पेपर था वो तो स्लॉट चल रहा है, 29 तक है, और वो हर बच्चे के अलग अलग सेंटर, अलग अलग डेज या शिफ्ट्स होती हैं। मतलब उसमें काफी काफी बच्चे होते हैं, उनका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता होगा कि इस तरीके से इन बच्चों को ये स्कूल जाएगा, ये रीजन के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो वो कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई कोई भी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है जहाँ, जैसे कई बार ये कोई ऐसी बिल्डिंग्स हो, जैसे स्कूल्स में हो सकता है अगर सफिशिएंट स्कूल्स है तो। पर इसमें तो तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। पर इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम्हारे स्कूल में होगा, है ना, कोई भी हो सकता है किसी भी जगह पे, कॉलेजेस, स्कूल्स, ITIs। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग IITs, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, जैसे किसी जगह पे कोई है गवर्नमेंट का, यू कैन से ITI है, उसमें स्पेस है, उसमें हो सकता है। वैसे स्कूल सफिशिएंट, स्कूल में भी हो जाता है, कॉलेजेस में हो जाता है। ठीक है, डन। Yes. एक बच्चे का हुआ है अभी तक, बाकियों ने नहीं बताया। चलो एक एक करके पूछ लेते हैं। अच्छा, अगर आपने कैलकुलेट किया है आप लोगों ने, तो मैंने जीरो ऑर्डर का तो कैलकुलेट करा ही दिया था। कितने बच्चों का इस फार्मूले से भी जीरो ऑर्डर का वही आया जो मैंने कैलकुलेट करवाया है? बताओ जिन लोगों ने किया है। जीरो ऑर्डर का वही आया ना जो हमने कैलकुलेट किया है। Yes. अरे एन की जगह पे जीरो भर दोगे, अगर बोलो ये भी नहीं हमें आता है तो कैसे होगा? एन Yes, की ma'am. जगह पे जीरो भरो तो मोल पर Milliliter. लीटर पर सेकेंड ही तो आ गया, ये किया तो हुआ है हमने। Yes, ma'am. Milliliter inverse second inverse. हाँ, तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ, पहले आप ही बताओ, शुभम का ही मैसेज पहले आया था। शुभम तुम बताओ। N is equal to 1 पे आया mole inverse second inverse liter. रॉन्ग। आकाश आप बताओ। मैम मोलिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रॉन्ग। No, sorry, अकेला second inverse. यस, सीमा इज करेक्ट। सीमा ने सबसे पहले आंसर दिया है चैट बॉक्स में। n की वैल्यू 1 भरेंगे तो इतने मैथ वाले बच्चे ये काम ना करें तो बिल्कुल हैरानी वाली बात है। n की वैल्यू 1 भरनी थी, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है। मतलब तुम्हारी क्लास को एक बार बताने के बाद दोबारा बताना पड़ेगा कि किसी की भी पावर 0 1 होती है। तुम इसको भी साथ में लिखी जा रहे हो। पर सेकेंड आता है। n इज इक्वल टू 2 के लिए कौन बताएगा, किसने कैलकुलेट किया? मैम मॉल इनवर्स लीटर पे इनवर्स नहीं होगा, और सेकंड n इज इक्वल टू 2 भरो, इसमें k2 हो जाएगा। इतना सा मैथ तो कर ही सकते हो। n Yes. की जगह पे 2 भर दो, पर सेकेंड 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो इस पे -1 आ जाएगा, इसका माइनस माइनस Liter प्लस आ second जाएगा। inverse. जिंदगी में हमेशा याद रखो, रेट कांस्टेंट के यूनिट में मोल और लीटर की पावर में नेगेटिव का चेंज होता है। मतलब अगर मोल -1 है तो लीटर +1 होगा, अगर मोल -2 है तो लीटर स्क्वायर होगा, ऐसे करके। K3 कौन बताएगा? mole inverse square liter square second inverse. ये -2 आ जाएगा ना, तब Yes, मोल ma'am. -2 आ जाएगा, लीटर +2 आ जाएगा, और पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद मैंने K क्या दिया था? और मैं 1/4. 1/4 एंड 2/3। 1/4 का किस बच्चे ने कैलकुलेट किया है? वो भी सेम ही है। तो मैंने करी. हम्म मैं mole raised to power 3/4 liter raised to power -3/4 and second inverse. 1/4 था। Yes, ma'am.
तो 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4 आ जाएगा। तो मोल की पावर माइनस 3/4, लीटर की पावर प्लस 3/4 और पर सेकेंड 2/3। तो K 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2/3 पर सेकेंड। 3 माइनस 2 1 आ गया, 1/3 आ गया। मैम मैम 3/4 मोल आएगा, रेज टू पावर 3/4 ही होएगा, माइनस नहीं होएगा। -3/4। आप किसकी बात कर रहे हो, ऊपर वाले की? यस मैम। अच्छा ठीक है, ये प्लस ये माइनस है ना? यस यस मैम। ठीक है जी, ठीक है, ये भी प्लस ही होएगा। 3 Yes. माइनस 2 1/3 और लीटर आएगा माइनस 1/3 और पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? इतना सा तो मतलब ये 3/4 वाला पेपर में आया था। मतलब मैंने K 1/4 का निकलवाया, उसने शायद K 3/4 का निकलवाया था। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी निकलवाया हो, कर लो ना, कर लोगे? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में सबको डिफरेंस क्लियर है कि क्या होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. और ये भी क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो आप पूछ रहे थे कि एक्सपेरिमेंट से कैसे कैलकुलेट होगा। यस यूनिट मैम। भी आ गए रेट कांस्टेंट के। तो अब फर्स्ट ऑर्डर कांटेक्ट, जीरो ऑर्डर कांटेक्ट शुरू कर दूं आज, जिससे एक्चुअली में क्वेश्चन आता है। जीरो ऑर्डर ही कराऊंगी बस, पूरा अगली क्लास में होगा ग्राफ वगैरह मिला के। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। क्यों कल से स्टार्ट करते हैं, आज से ही करेंगे। ये है जी जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब कौन सा काइनेटिक्स आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लास्ट में प्रोबेबिलिटी बताऊंगी, पर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये है ए जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? एज पर डेफिनेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या आपका रेट का एक्सप्रेशन माइनस ऑफ dA/dt को रेट लिखेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। ये मैंने क्या लिखा है, रेट। ये मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0। ये रेट आपको लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था। अब माइनस ऑफ dA/dt, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के K0 लगाएंगे, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। तो ये सबसे पहला बॉक्स मैं बना रही हूँ और इसको दे रही हूँ नंबर 1। इसके बारे में बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है? Yes, ma'am. अब उसके बाद आपको सिंपल मैथमेटिक्स करना है। माइनस ऑफ dA को इधर रख लेना है और K0 इंटू dt दूसरी साइड चला जाएगा। उसके बाद करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट। लिमिट्स लगाने के लिए ना मैं आपको ऊपर एक एक्सप्रेशन बता देती हूँ जिससे और आसान होगी लिमिट लगाना। अगर ये रिएक्शन था जिसमें ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो एक फॉर्मेट तो ये है कि जब टाइम t 0 था, टाइम t 0 था तो स्टार्टिंग में तो सारा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। Yes, ma'am. जब थोड़ा सा टाइम पास हो गया तो यहाँ पे बच गया a, और यहाँ पे कितना आया था, 10 रुपए थे तुम्हारे पास, 4 बच गए, तो बाकी कितने आएंगे, 6 रुपए नहीं आएंगे यहाँ पे। Yes, A0 तो minus. इन दोनों को माइनस करके आएगा। तो एक तो ये तरीका है फॉर्मेट लिखने का, जिसको ये पसंद आया ये लिख लो, जिसको ये नहीं पसंद आया और आसान है। ये a था, ये 0 था, ये a माइनस एक्स बच गया, x प्रोडक्ट बन गया। तो दोनों में से जिसको जो आसान लगता है वो लगा सकता है, पर लिमिट हम इसकी भी लगा सकते हैं, इसकी भी लगा सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am.
अब हमारा एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। ये एक्सप्रेशन था ना, देखो। अब इस एक्सप्रेशन में हम ए की लिमिट्स लगाएंगे। ए स्टार्टिंग में कितना था, ए नॉट, बाद में कितना हो गया ए। यहाँ पे हम टी की लिमिट्स लगाएंगे, 0 था और टी था। अब इसमें सब बच्चों को पता है dx की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x नहीं होती। x raised, yes ma'am, तो dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, a, yes ma'am, यस और नो। yes ma'am, इसकी लिमिट्स लगा लो a not correct, ऐसे, k नॉट बाहर कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा dt। dt, अब dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, t, और लिमिट्स लगा लो, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर lower लिमिट, limit, k नॉट अपर लिमिट माइनस lower लोअर limit, लिमिट। ये माइनस प्लस एडजस्ट कर दो, a नॉट a not माइनस ए, minus a, तो यहाँ पे a आ not गया k t, नॉट इंटू टी। तो ये आपके पास दूसरा बॉक्स आ गया जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर। मैम प्रीवियस स्लाइड करना। मैं स्क्रीन फ्रीज हो गई। प्रीवियस करना था, यस मैम। जब आप बोलोगे मैं स्लाइड शिफ्ट कर दूंगी। डन मैम। अब इसमें आप दूसरा फॉर्मेट भी पुट कर सकते हो। ए नॉट क्या था, ए था ना, yes ma'am, और a कितना था, a माइनस A एक्स था। minus ये x, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। a माइनस एक्स, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी आ जाएगा। तो ये जो दोनों फॉर्मेट है ना, इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे सवाल आता है, कैसा सवाल आता है, क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे, पर ये एक्सप्रेशन आने बहुत जरूरी है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, डेरिवेशन करो ना करो, मेरे को समझाना था क्योंकि हमें पढ़ाना है, बट आपको लास्ट रिजल्ट जरूर आना चाहिए, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। अब इस रिएक्शन में हम कैलकुलेट मैम करते हैं, प्रीवियस स्लाइड शो करना। थैंक यू मैम, कर लिया। चलो हाफ लाइफ पीरियड नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा नया है। जिसमें जो इसमें से आपको ढंग से पढ़ना है ना, वो ये आना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना, मॉलिक्यूलरिटी पता होना चाहिए क्या है, रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए क्या है, और ये आना चाहिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझा दिया मैंने, जितना सिंपल मैं कर सकती थी। यूनिट तो पेपर में भी आते हैं, यूनिट से कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का आपको ये आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन।
उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड है, इसका कंप्लीशन टाइम है, क्वार्टर लाइफ टाइम है, रिलेशनशिप है, वो चीजें आनी चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जीरो ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, नहीं नेक्स्ट क्लास में तो मैं ये नहीं कराऊंगी, इसको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी वो क्वेश्चंस जो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्व करके लाओगे, इसको उससे अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, सो दैट यू विल गेट अ सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। मैम क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, कितने क्वेश्चन सेंड किए हैं आपको? 20। मैम नेक्स्ट स्लाइड शो करना। नेक्स्ट में तो है ही नहीं कुछ। मेरे ख्याल से तो आपको 17 क्वेश्चन गए हैं, आपको 26 गए हैं, 20। 20 गए हैं, चलो फिर 20 क्वेश्चन के 20 कर लेना। 17 है मैम, हैं जी? 17 है मैम। मैम 17 है। मेरे पास तो 17 मैंने दिए थे। यस ठीक है, तो मैम 17 17 सवाल करने हैं। अभी आज क्या है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मेरी क्लास है, कुछ कुछ तुम लोगों ने कर भी लिए हैं, है ना? नो मैम नहीं किए मैम। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कर सकते हो आप। हाँ जी, जो फोटो भेजे हैं चेक कैसे करवाने हैं, तुम कॉपी पे करके लाओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे ऑप्शन पूछूंगी, चैट बॉक्स में तुम ऑप्शन बताओगे, किसी का सही हुआ है तो मैं उससे पूछूंगी बताओ कैसे किया है, नहीं तो हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगी। मैम हम पीडीएफ बनाकर भेज देंगे आपको। आप मुझे क्यों आंसर का कह रहे हो? हाँ ये भी ठीक है। वैसे तुमने भेजा है कभी पीडीएफ बना के किसी टीचर को? पहले आता है तुम्हें बनाना? यस मैम, बनाना भी आता है और बस सेंड ठीक है, भी किया वेरी है। गुड वेरी गुड, शाबाश। तो तुम किन को भेजते हो? मैम स्कूल में भी टीचर्स को भेजा है और एक बार आकिब सर को भेजा था पीडीएफ बनाकर। अच्छा, तो आपके पास आपके एडमिन कौन है इस क्लास के? मैम नितिन नितिन सर। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आप ऐसा करना, आप जिस जिस बच्चे ने कर लिए ना, फ्राइडे तक नितिन सर को, फ्राइडे तक पीडीएफ बना देना। पीडीएफ में सिर्फ आप बता देना क्या बनाओगे तुम, सॉल्यूशन बना सकते हो? फिर मुझे ये भी पता लग जाएगा तुम कैसे करते हो। यस मैम। yes ma'am. हाँ ये बहुत बढ़िया बात करी तुमने। सॉल्यूशंस का पीडीएफ बनाना है। सॉल्यूशन ऐसे करना है जैसे क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन सही है तो बी को सॉल्व किया तुमने, ठीक है? पहले ऑप्शन लिखना है फिर ये करना है, ठीक है? ये सेंड कर देना उनको, वो मेरे तक अपने आप आ जाएगा। यस उनको बोल देना कि मैम को भेज दो, ठीक है? yes sir. वो हमारे टीचर्स वाले ग्रुप में आ जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम कैसे केमिस्ट्री करते हो। इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा मजा आ जाएगा। फिर तभी मुझे पता लगेगा ना कि तुम्हारी कैसी केमिस्ट्री है। नहीं यस तो फिर तुम ऑप्शन मारोगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोग ने ऐसे ही बोल दिया, मैम मैं सैटरडे को ही करूंगा। क्यों सैटरडे को करोगे तुम भाई? सैटरडे को नहीं करना किसी ने भी। सैटरडे को तुम लोगों ने अपनी मिस्टेक्स देखनी है। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, समझ तो तुम इसको कह रहे हो मेरे को नहीं आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है भाई, कहाँ खोए हो? और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम क्लास में कर चुके हैं। अच्छा सॉरी मैम, मैंने सोचा कुछ और है। तुम काइनेटिक्स समझी जा रहे हो, यस मैम। काइनेटिक्स नहीं है, यस मैम। ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। यस मैम। चलो फिर करके दिखा दो कुछ, थोड़ा सा अभी टाइम पड़ा है, आगे कराऊंगी तो तुम्हें हैवी लग रहा है। No ma'am. तुम्हें ना लग रहा बेटे? अच्छा ये करके बताओ तो।
करो सॉल्व। चलो करो एंड टेल मी। आंसर चैट बॉक्स में भेज सकते हो। क्या बात है भाई, एक भी आंसर नहीं आया। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? बताइए, डाटा एनालाइज करो और बताओ कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। नहीं करना। एक बच्चे ने किया है, नीरज नॉट करेक्ट। इतना आसान एनालिसिस दिया। चल रुको, थोड़ा आसान करते हैं। अब फ्रैक्शनल नहीं आएगा, आप करके बताना। आप करना। वैसे तो ऊपर से भी आ जाना चाहिए था। ये कितने गुना हो रहा है? मैम 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स हो रहा है। और ये कितने गुना हो रहा है? 8 टाइम्स। ये कितने गुना हो रहा है? 4 टाइम्स। 4 times, ये कितने गुना हो रहा है? 16 टाइम्स। 16 times. पहले वाले 2 एक्सपेरिमेंट से क्या लगता है? ठीक है, यहां तक से क्या लगता है? 2 से 8 गुना हो रहा है कि a की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगले वाले एक्सपेरिमेंट 1 और 3 से अलग आता है। 1 और 3 का भी यही कर देते हो, ये सारा डाटा एक जैसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए आसान होगा। 4 गुना से आता है 16, 4 गुना हो गया 20, है ना? अब आ जाएगा? यस मैम। नहीं, 16। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है? यस मैम। उसमें से जा नहीं रहा है इससे, तो इस तरीके से 1-2 कर सकते हो आप।
बाकी ये तो मैंने अपने से बनाया था क्वेश्चन प्रॉपर सेट होके आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपका ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो Yes, आप ma'am. इतना करो तब तक। चलो ओके, बाय बेटा। Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा।